हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का क्या फॉर्मेट होता है और इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और इसके क्या क्या एवीएट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये एमएचएन के अंदर आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम ओसीडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या केस स्टडी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऑलरेडी मेरे कुछ वीडियोस अपलोडेड है जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को ही केस प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन ना हो कि केस प्रेजेंटेशन क्या होता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को हमको प्रेजेंट करना होता है और केस स्टडी को हमें प्रेजेंट नहीं करना होता है, ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन को भी हमें प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पेज हो गया। सबसे पहले कॉलेज का नाम लिखते हैं, फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑन, जो भी आपका टॉपिक है वो लिखते हैं, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाई, डेट वगैरह आप सब मेंशन करते हैं। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में हम पूरा जो पेशेंट प्रोफाइल होती है वो सब चीज़ें हम लिखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन डाटा में मेनली जो पेशेंट का बेस लाइन डाटा होता है उसको हम लिखते हैं, लाइक नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, फादर्स नेम, इन सब हेडिंग्स को हमको कवर करना होता है, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डायग्नोसिस, नेम ऑफ डॉक्टर, ये सब चीज़ें हम लिखते हैं। फ्रेंड्स, ये एमएचएन का टॉपिक है, ओके। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ओसीडी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स हमारी क्या क्या होती है, जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है तो उसकी जो जो वो प्रॉब्लम बताते हैं उनको चीफ कंप्लेंट्स बोलते हैं। तो चीफ कंप्लेंट्स लिखते हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप अगर सेम टॉपिक है तो आप बना सकते हैं, ओके। अगर मैं एक एक लाइन रीड करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट की फैमिली के बारे में लिखते हैं, कोई कैसी फैमिली से पेशेंट बिलोंग करता है और उसकी फैमिली में कोई डिजीज़ कंडीशन है कि नहीं है, उसका रिलेटिव्स और उसके नेबर्स के साथ कैसा आईपीआर है, ये सब चीज़ें हम लिखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है फैमिली कंपोजिशन। इसमें फैमिली मेम्बर्स के बारे में लिखते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं और की टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक होते हैं उसमें यही चीज़ एक ऐड हो जाती है कि इसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर क्लॉथिंग स्टाइल, बिहेवियर, मूवमेंट डिसऑर्डर, स्पीच, ये सब चीज़ें हम लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मूड, थॉट, परसेप्शन, कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन्स के अकॉर्डिंग, ये सब हम चीज़ें इसमें लिखते हैं। अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट भी है तब भी आप कमेंट कीजिए। जो भी डाउट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी प्रॉब्लम सामने रखिए तो मुझे भी पता चलेगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है मेमोरी, पर्सनल इवेंट, इनसाइट, जजमेंट, ये सब हमने लिखा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। अब हम लिखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा हेड टू एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। इसमें जनरल अपीयरेंस लिखते हैं, इसके अंदर वाइटल साइंस, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट आ जाता है, स्किन एंड नेल्स आ जाता है, हेड एंड स्कैल्प आ जाता है, आईज, पूरा हेड टू एग्जामिनेशन हम करते हैं। आइज, ईयर, नोज, माउथ एंड फेरिंग्स, नेक, चेस्ट, इन सब का हम पेशेंट को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखते हैं, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो चीज़ें हम मेंशन करते हैं। एब्डोमेन का, जेनिटेलिया का, बैक का, एक्सट्रीमिटीज़ का, ये सब चीज़ें हम लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हुई हैं, ठीक है, वो जितनी भी जाँचें हुई हैं वो सब चीज़ें हम लिखते हैं। अब फ्रेंड्स, ये हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। इसमें अब हम देखेंगे मेडिकेशन चार्ट। मेडिकेशन चार्ट ये है, जो जो दवाएं पेशेंट के लिए चल रही हों उनको हम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हेडिंग होती है वो होती है ड्रग नेम, डोज, फ्रीक्वेंसी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वही सेम हेडिंग रहेंगी, जितनी मेडिकेशन आपको बोली गई है 2, 3, तो आप उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपके टीचर को रिक्वायरमेंट है आप उतनी मेडिकेशन लिख सकते हैं, मेडिकेशन चार्ट बना सकते हैं, ओके।
जैसे मेरे टीचर ने बोला था कि आपको 4 मेडिकेशन लिखना कंपलसरी है, 4 से 5, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है। ड्रग नेम, डोज, रूट, फ्रिक्वेंसी, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। जो जो भी पेशेंट को मेडिकेशन चल रही हो उन्हीं के बारे में लिखना होता है। नेक्स्ट आ जाता है डिजीज़ कंडीशन। फ्रेंड्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में यही एक डिफरेंस होता है कि हमको इसमें डिजीज़ कंडीशन के बारे में लिखना पड़ता है, ठीक है। जो भी हमारी डिजीज़ कंडीशन है, हमारी डिजीज़ कंडीशन है ओसीडी, तो अब हमें ओसीडी के बारे में लिखना पड़ेगा। इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी मतलब कॉजेज़, बुक पिक्चर में क्या है और पेशेंट पिक्चर में क्या है। बुक पिक्चर का मतलब कि किताब में क्या दिए गए हैं, और पेशेंट पिक्चर का मतलब कि पेशेंट पे आपने क्या देखे हैं, ठीक है, वो लिखना है। साइन एंड सिम्टम्स लिखना है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखना है। मेडिकल मैनेजमेंट लिखना है कि क्या क्या उसको दवाएं दी जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट, आपको लिखना है। फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस। अब कम से कम आपको 9 से 10 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगी। तो ये हमारे टोटल 5 इस पेज में नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे हुए हैं। इधर एक 6 हो गया, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। एक इनफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड से वो है। उसके बाद है इनफेक्टिव कॉपिंग स्किल से टू डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। एक नॉलेज डेफिसिट से है। इतने सारे हमको कम से कम 9 से 10 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस हमको जितने भी डायग्नोसिस हमने लिखे उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको नर्सिंग प्रोसेस बनाना होता है। तो इसमें जो कॉलम होता है वो होता है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। सब्जेक्टिव डाटा में जो पेशेंट हमको बताते हैं वो लिखते हैं, और ऑब्जेक्टिव डाटा में जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए अगर आपका सेम टॉपिक है। अगर नहीं है तो आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि कैसे लिखा जाता है। तो कम से कम आपको 3 से 4 नर्सिंग प्रोसेस बनाने होते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लिखना, और एमएचएन का तो खास करके हो जाता है क्योंकि इसमें हमको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, लिखने में, तो आप कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। जितने भी हमने नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं, ओके। उसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन लिखते हैं कि पेशेंट को हमने क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देनी है, जैसे डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, और जिसको कब कब फॉलोअप के लिए आना है, ये सब चीज़ें हमको उसको बतानी होती है। नेक्स्ट होता है डाइट प्लान। डाइट प्लान क्या है ओसीडी के लिए, तो वो भी हमें लिखना होता है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में उसको क्या क्या खाना देना है। ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं। ये एक्चुअली टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई कोई टीचर बोलते हैं कि आप बनाइए, कोई कोई टीचर बोलते हैं कि ऐसे मतलब मत बनाइए, कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है समरी। क्या समरी है, हमारी डिजीज़ जो कंडीशन है उसके बारे में हमको लिखना होता है, और इससे क्या कंक्लूज़न निकला है, पेशेंट हमारा कैसा है, ये सब चीज़ें हमको कंक्लूज़न के अंदर लिखनी होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में हमको लिखना होता है कि हमने किस किस सोर्स से ये पूरी फाइल बनाई है। जैसे हमने अभी डिजीज़ कंडीशन लिखा, तो डिजीज़ कंडीशन के लिए हमने कहाँ कहाँ से देखा है, कहाँ कहाँ से पढ़ा है। तो जितनी भी बुक से आपने पढ़ा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या एवी एड्स चाहिए होते हैं। तो इसके लिए मेनली आप 3 टाइप के जो इजी एवी एड्स हैं उनको बना सकते हैं। एक पैम्पलेट्स हो गया, एक फ्लैश कार्ड हो गया, और एक चार्ट हो गया। तो आप ये 3 एवी एड्स बना सकते हैं, ये इनफ है, ठीक है। जो पैम्पलेट्स होते हैं इसका कोई प्रॉपर साइज नहीं होता है, लेकिन हाँ जितने भी पैम्पलेट्स हों वो एक ही साइज़ के हों, ठीक है। जितना साइज़ फ्रंट का हो उतना ही सभी हो, ठीक है। तो पैम्पलेट्स में आप मेनली डेफिनेशन लिख सकते हैं। कम से कम 6 से 7 आप पैम्पलेट्स बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड आपको जो फ्लैश कार्ड का साइज़ होता है वो 25/30 होता है, ठीक है। आप ऊंचाई चौड़ाई कुछ भी आप 25/30 करें, रेंज यही होगी 25/30।
उसके बाद फ्रंट पेज में लिखते हैं फ्लैश कार्ड आपका किस टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद लूजिंग कंट्रोल, जो भी इसके साइन एंड सिम्टम्स है। फ्रेंड्स आप हंसिएगा नहीं क्योंकि मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। फ्लैश कार्ड में मैंने मेनली साइन एंड सिम्टम्स शो किया है कि ओसीडी से रिलेटेड क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो वो अपना जो कंट्रोल है उसको लूज़ कर देता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। हाँ, मुझे पता है आपको हंसी आ रही होगी। मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही खास नहीं है। नेक्स्ट है एग्रेसिव नेचर, उसका नेचर जो एग्रेसिव होगा, थोड़ा गुस्से वाला होगा। नेक्स्ट फियर ऑफ जर्म्स। ओसीडी क्या होता है? मेनली ओसीडी होता है कि बार बार हम रिपीट मोड में ही एक ही काम करते रहते हैं। फियर ऑफ कंटामिनेशन होता है, गंदे होने का डर होता है, उसको लगता है कि मैं गंदा हो रहा हूँ तो बार बार अपना हाथ साफ करता रहता है, ठीक है। तो ये वही है फियर ऑफ जर्म्स। फियर ऑफ फॉरगेटिंग, उसे लगता है मैं कुछ चीज़ें भूल तो नहीं रहा हूँ, तो बार रिपीटेड मोड में वो चेक करता रहेगा। नेक्स्ट है एग्रेसिव बिहेवियर एंड थॉट्स। देखिए फ्रेंड डायग्राम। तो ये हमारे फ्लैश कार्ड हो गए, ठीक है। तो फ्लैश कार्ड में आप साइन एंड सिम्टम्स शो कर सकते हैं। पैम्पलेट्स में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं या टाइप्स लिख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्ट हो वो लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं चार्ट। मैंने शो किया है द ओसीडी साइकिल। जो ओसीडी साइकिल होती है उसको मैंने शो किया है कि सबसे पहले ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, उसके बाद उसको एंजाइटी होती है, फिर कंपल्सिव बिहेवियर होता है, उसके बाद टेम्परेरी रिलीफ होता है। तो चार्ट में मिली आप ऐसा चीज़ बनाइए जिसको आप आराम से समझा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एवीएट्स में मेनली क्या क्या हम बनाते हैं। तो ये था हमारा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑन ओसीडी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स जो ओसीडी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, जो उसके एवीएट्स होते हैं वो इंग्लिश में बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमको टीचर को प्रेजेंट करना होता है तो आप इसको इंग्लिश में ही बनाएं तो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, अच्छा होता है इंग्लिश में बनाने से, ठीक है। ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जितने भी आप एवीएट्स बना रहे हैं, जैसे पैम्पलेट्स हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, चार्ट हो गया, उसको आप इंग्लिश में ही बनाएं, ठीक है। इससे कोई बाद में आपको टीचर से डांट भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप हेल्थ एजुकेशन बना रहे हैं तो उसके जो एवीएट्स होते हैं वो हिंदी में बनाए जाते हैं, क्योंकि हमें उनको पेशेंट के सामने प्रेजेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।